प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि बैच में आप लोग का क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 को लेक्चर वाइज पढ़ा दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइंस का चैप्टर 1 जो है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसको वन शॉट बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग सारे बच्चे जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे अच्छी तरीके से चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये क्लास होने वाला, सारा कुछ आपको समझाते हुए एक बार करके समझा समझा के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा कुछ समझाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। क्या इसका नाम है सर जी, बता दीजिए जल्दी से। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, यानी कुछ परिचय है, थोड़ा सा डिटेल आप लोग। ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और अपने चैप्टर पे प्रॉपर रूप से आ जाएंगे। क्या है, मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। बड़ी मात्रा में भोजन उगाने की प्रक्रिया को कृषि एग्रीकल्चर कहते हैं। भोजन देने वाले पौधे को उगाने और उनकी देखभाल करने की प्रक्रिया को फसल उत्पादन कहते हैं। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर पे और समझेंगे फसल क्या है। ठीक है ना। और फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो हम लोग समझेंगे फसल क्या होता है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं, उसको कब उपजाया जाता है, किस महीने में उपजाया जाता है, किस ऋतु में उपजाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज को समझते जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि क्या ये बिहार बोर्ड क्लास 8 वाले बच्चों के लिए हम लोग का टॉपर बैच चलता है। आप लोग जानते होंगे। जो बच्चे हमसे बैच में जुड़े हुए, जो नहीं जुड़े हुए कैसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा क्लास और इसको जाके डाउनलोड कर लेना है। आपको वहाँ पे लाइव क्लास मिलता है। ठीक है ना। वीडियो क्लास मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। ठीक है ना। तो आपको बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं बैच में जुड़ के, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए, फीस बहुत ही कम है, 599 इसका फीस होने वाला है, वो भी 1 ईयर का। ठीक है ना। 1 साल का पूरा ये फीस है। 1 साल का पेमेंट आपको मात्र एक बार ही करना है और आपका क्लास पूरे साल तक चलेगा। ऑल सब्जेक्ट क्या बात सर जी, तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं और समझते हैं चीजों को। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका फसल है, क्रॉप। सर फसल क्या होता है, तो फसल क्या था बाबू, ये समझिए। एक ही, जब हम क्या करते हैं, किसी बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पेड़ को उगाते हैं, एक ही तरह के पौधे को उगाते हैं, उसको हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे जब हम एक ही तरह के पौधे को उपजाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल यानी कि क्रॉप कहते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, उसको समझ लीजिए। जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी खेत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, मक्का का फसल। अब आप लोग समझिए क्या होता है, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा सा। आ जाइए बच्चा जी। चलिए, मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा पैमाना हो गया, बड़ा सा ये फील्ड हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही प्रकार के पौधा अगर हम लोग जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो एक ही प्रकार के पौधे को हम जब बड़े पैमाने पे लगाएंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा जी, फसल कहेंगे। ठीक है ना। छोटा सा हम यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए बड़ा सा एक फील्ड हो गया। यहाँ पे जब हम एक ही तरह के पौधों को लगाएंगे, सारा पौधा, मान लीजिए ये एक पौधा गेहूं का है, तो ये सब पौधा भी गेहूं का ही होगा। एक पौधा मक्का का है, ये सब पौधा भी मक्का का ही होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। अगर गेहूं का पौधा सारा है तो गेहूं का फसल, मक्का का है तो मक्का का फसल। ठीक है ना। क्लियर सारे बच्चों को। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है उसको समझिए। अब हम लोग जानेंगे फसल के प्रकार। ठीक है ना सर। फसल तो हो गया, फसल को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, फसल मुख्यतः जो है ना, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन सा है, यहाँ पे फसल दिया है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो हम लोग फसल को कितने भागों में बांटे हैं, तो 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, मुख्य रूप से 2 भागों में। ठीक है ना। चलिए, ऐसे एक और होता है, ठीक है ना, जायज फसल, लेकिन मुख्य रूप से आपके बुक में 2 दिया गया है।
यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है खरीफ फसल, उसके बाद होता है रबी फसल। तो खरीफ फसल बोने का टाइम यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे काटने का, और ये उदाहरण मतलब इसका एग्जाम्पल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फसल का नाम, ठीक है ना, जो कि खरीफ और रबी है, और उदाहरण, ठीक है ना। देखिए खरीफ फसल हो गया जून जुलाई, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, यानी कि बुआई करते हैं। काटते कब है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में इसको काटते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोते हैं, और मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। ये आप लोग इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप लोग के पिताजी खेती करते होंगे तो आप लोग को पता होगा किस महीने में किसको रोपा जाता है, किस महीने में किसको काटा जाता है। खरीफ फसल में क्या क्या आएगा सर, धान आ जाएगा, ठीक है ना, चना आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए धान है, मक्का है, सोयाबीन है। और यहाँ रबी में, सॉरी रबी में आ जाएगा आपका चना, ठीक है ना, चना मटर गेहूं रबी में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर सारे बच्चे को। जैसे गेहूं का फसल हो गया, तो आप गेहूं का फसल याद रखिएगा, ये आपका कौन सा है, रबी फसल का एग्जाम्पल है गेहूं चना मक्का। तो आप जब फसल का नाम, जैसे खरीफ फसल हो गया इसमें धान आता है, तो आपको पता होगा ना धान कब रोपते हैं कब काटते हैं, उसी तरह से रखिएगा बोने का टाइम, काटने का टाइम, उस तरीके से याद करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो फसल का नाम और उसका एग्जाम्पल, ये मुख्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। चलिए ये एक छोटा सा, ठीक है ना, बहुत कम देर का क्लास होने वाला, इसलिए हम जल्दी से सारा कुछ कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे बैच में जुड़ के पढ़े हुए हैं वो पहले से सारा कुछ समझ लिए हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे बैच नहीं लिए हैं उनको मैं बता दिया हूँ, आप लोग बैच ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, कृषि कार्य के मतलब चरण है, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कृषि के कार्य को करते हैं, हर एक स्टेप होता है। तो स्टेप वाइज क्या क्या होता है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, ठीक है ना, फिर सिंचाई करेंगे, खरपतवार डालेंगे, सारा कुछ कर दें। तो वही यहाँ पे चरण है। तो सबसे पहले मिट्टी का तैयार करना, फिर बीज को बोना, फिर खाद उर्वरक डालना, फिर सिंचाई है, फिर खरपतवार, फिर सुरक्षा, फिर कटाई, और उसके बाद आ जाएगा आप लोग का क्या, भंडारण, ठीक है ना। तो वो नीचे में कट रहा नहीं दिख रहा, तो आप लोग समझ लीजिए भंडारण। तो सबसे पहले है सर मिट्टी को तैयार करना है। किसी भी फसल को अगर आपको लगाना है तो हमको क्या करना होगा, मिट्टी तैयार करना होगा। तो हम समझेंगे मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। आप देखिए मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है। मिट्टी को तैयार करना इसलिए आवश्यक है, जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं जुताई के द्वारा, तो उसको उल्टा पलटा जाता है, ठीक है ना। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई करते हैं। तो जैसे ही मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, उसमें क्या होता है, उसका जो ढेपा होता है, ठीक है ना, वो टूट जाता है। और मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन जाने के लिए, हवा जाने के लिए उसमें छेद बन जाता है। इससे मिट्टी का उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उसमें आसानी से अंदर तक जो वायुमंडल हवा है वो आसानी से अंदर तक जा सकेगी। चलिए तो आगे देखते हैं हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। अब क्या है, मिट्टी को तैयार करना। फर्स्ट टॉपिक है मिट्टी को तैयार करना, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या है। बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला और उपजाऊ बनाना मिट्टी को तैयार करना कहलाता है। जो हम आपको बताएं कि बीज लगाने से पहले मिट्टी को ढीला करना, ठीक है ना, वही मिट्टी तैयार करना कहलाता है, जिसको हम जुताई के माध्यम से करते हैं। जुताई क्या था सर, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। आ जाइए इसका लाभ क्या सर, मिट्टी तैयार करने का क्या क्या लाभ है देख लीजिए। जड़ों को गहराई तक जाने में मदद। मिट्टी जैसे ही ढीला हो जाएगा तो जड़ आसानी से नीचे तक जा पाएगी। मिट्टी को वायु प्रवेश होगा, मतलब मिट्टी को जब ढीला कर दें, मान लीजिए पहले एक ढेपा था, ठीक है ना, मान लीजिए बड़ा इसमें जाने में दिक्कत होगी। अब क्या, अब इस मिट्टी को हम लोग तोड़ दिए, ठीक है ना, छोटा सा टुकड़ा हो गया। अब यहाँ से आसानी से जाने में, वायु को जाने में आसानी होगी, ठीक है ना। क्लियर सारे बच्चों को। चलिए वही यहाँ पे बताया गया, पौधों की अच्छी वृद्धि। पौधा जितना जड़ी अंदर जाएगा उसको आसानी से जल मिलेगा, ठीक है ना, खनिज लवण मिलेंगे तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, जुताई, ठीक है ना। तो जुताई क्या है, मिट्टी को पलटने, ठीक है ना, और ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग जानते हैं, आपके गांव में भी काफी सारे आप लोग बच्चे देखे होंगे, ठीक है, आप लोग सारे बच्चे गांव से ही है। आप लोग देखे होंगे गांव में कि आप लोग जाते होंगे खेत, तो आप लोग देखते होंगे किस तरह से जुताई या फिर खेत में होता है, ठीक है ना। चलिए इसका क्या है, उपकरण क्या है, हल है, कुदाल है, कल्टीवेटर है। ये दोनों तो पहले हम लोग उपयोग करते थे हल का, ठीक है ना, अब कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे मशीन आ चुके हैं, आपके गाँव में भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते बच्चा जी। आगे क्या है, बीज बोना, ठीक है ना। बीज बोना क्या है, अच्छी बीज की विशेषता क्या होती है, साफ और स्वच्छ, रोग मुक्त, अच्छी गुणवत्ता वाले, ठीक है ना। आप देखिए क्या है,
बीज बोएंगे सर, ये तो हो गया बुआई का हम स्टेप आ चुके हैं, बीज को हम लोग लगाएंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है, सॉरी फायदा नहीं मतलब हम अच्छे बीज को कैसे पसंद करेंगे। तो चुनने की एक प्रक्रिया आती है, ठीक है ना, क्या प्रक्रिया है, तो बीज को अच्छे बीज को चुनने की एक प्रक्रिया आती है। मान लीजिए आपका एक बीकर है, यानी कि एक कोई बाल्टी नहीं समझिए आप लोग, इसमें क्या हुआ, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, चलिए इसमें पानी भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें बीज लेके ऊपर से बीज डाल देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे सीड को इसमें डाल देंगे। तो इसमें मान लीजिए ये सब सीड आ गया है, ठीक है ना, हम पॉइंट देके आप लोगों को समझा दें, ये सब सीड आ गया, ठीक है ना, ये सब सलेसा सीड है, यानी कि बीज है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे होगा, ठीक है ना, अच्छा बीज होगा, ठीक है ना, और ये सबसे ऊपर होगा, ये क्या होगा, खराब होगा। तो जो भी अच्छा बीज होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी कि तल में जाके जमा हो जाएगा। जो खराब बीज होगा वो ऊपर में आके तैरने लगेगा, ठीक है ना। क्यों तैरता है भाई, तो उसके अंदर में खोखला हो जाता है, यानी कि खराब बीज मतलब क्या, उसके कीड़ा खा गया होगा, कीड़ा खाएगा उसका वजन घट जाएगा, वजन घटने के कारण वो ऊपर आके तैरने लगता है। जो अच्छा बीज होता है उसका वजन ज्यादा होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो ये एक छोटा सा विधि है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बीज अच्छे बीज को हम लोग खराब बीज से अलग करते हैं, और उसके बाद हम अच्छे बीज को जाके खेत में बोते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, बीज बोने के उपकरण हो गया, सीड ड्रिल हो गया, ठीक है ना। यह मशीन बीज को समान दूरी पर और गहराई पर बोता है। सीड ड्रिल नामक एक मशीन है, आपके बुक में दिया गया है। यह क्या करता है, बीज को समान दूरी पे और सम गहराई में बोता है। मान लीजिए ये आपका फील्ड हो गया, इसका ऊपरी सतह है खेत का, तो मान लीजिए एक बीज को यहाँ बो दिया, ठीक है ना, एक बीज को यहाँ बो दिया, दूसरा को यहाँ बोएगा, तीसरा यहाँ बोएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये समान दूरी पे बीज को बोने का काम करता है। कौन, ये सीड ड्रिल, ये मशीन का नाम है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्या है, खाद एवं उर्वरक है, ठीक है ना। तो खाद को हम लोग समझ लेते हैं, पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से बनी प्राकृतिक खाद को खाद कहते हैं, ठीक है ना। तो खाद कैसे बनता है, तो आप लोग जानते हैं कि पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि हम लोग मान लीजिए गाय का गोबर हो गया, ठीक है ना, पेड़ पौधा जो सब्जी उब्जी आप लोग के घर छिलका उसका बचता है, उसको सड़ा गला के हम लोग क्या कर सकते हैं, खाद का निर्माण कर सकते हैं। आगे इसका लाभ क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, मिट्टी की उपजाऊ कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है। चलिए एक मिनट, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया, उदाहरण में क्या है, गोबर खाद, जो हम आपको यहाँ पे बताए थे वही है। उदाहरण में गोबर का खाद हो जाएगा, वो खाद का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। ये खाद जो है ये खेत को कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन अभी हम उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक जो है वो खेत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है अगर अधिक मात्रा में दे, लेकिन खाद जो है ये नेचुरल है, तो इसलिए खेत के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, खाद को ही अपनाना चाहिए, ठीक है। उर्वरक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, उर्वरक को हम भी समझ लेते हैं कंपोस्ट में, ठीक है ना। उर्वरक को हम लोग समझ लेते हैं, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। अब उर्वरक क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यूरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सब इसमें आ जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया। अब उर्वरक में क्या है सर, उर्वरक के बारे में बताइए। देखिए उर्वरक भी पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी लाभदायक है, लेकिन हम अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो पौधे के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उर्वरक हम लोग एक फिक्स अमाउंट में उपयोग करते हैं तो वो पौधा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, सही होगा। लेकिन अगर हम लोग उसको ज्यादा मात्रा में उपयोग कर लेंगे तो वो मिट्टी के जो उर्वरक कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के बदले क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, ठीक है ना। तो बढ़ा जो उर्वरक हम लोग खेत में क्या करते हैं, मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, अगर हम उसको अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो बढ़ाने के बदला क्या करते हैं, उसको कम कर देगा, ठीक है ना। चलिए यही इसका नुकसान था छोटा सा उर्वरक का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या है, देखिए हानि में दिया गया है, मिट्टी प्रदूषण हो सकता है, ठीक है ना, जल प्रदूषण होता है, तो इससे छोटा सा नुकसान है, क्योंकि ये रासायनिक है तो मिट्टी का प्रदूषित तो करेगा थोड़ा सा, और जल प्रदूषित होगा, लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी के लिए उसकी उर्वरक शक्ति को भी घटा देता है उर्वरक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका सिंचाई, ठीक है ना। फसलों को समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करते हैं। देखिए फसल को एक नियमित अंतराल में, ठीक है ना, एक सही समय अंतराल में पानी देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, ठीक है ना।
सारे बच्चे क्लियर ना, ये सब बहुत ही जो पहला चैप्टर आपका है बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है, सारे बच्चे को फील आता होगा, क्योंकि हम ज्यादा बच्चे यहाँ से बिहार, सारे बच्चे बिहार से पढ़ रहे हैं, तो सारे के अधिकांश बच्चे के माता पिता किसान होंगे, वो उन लोग को पता होगा, ठीक है ना, खेत में जाते भी होंगे बच्चे, तो आप लोग आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, सिंचाई के स्रोत क्या हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, तो आप लोग जानते हो सिंचाई किस प्रकार से की जाती थी, पहले कुआं के द्वारा किया जाता था, नहर के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। अब कुछ मशीन भी आ गई थी, ठीक है ना, उसके द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं। आ जाइए, आगे क्या है, सिंचाई का आधुनिक विधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंकलर प्रणाली है, पानी फव्वारे की तरह खेत में फैलता है, इसमें आपके बुक में एक फिगर दिया गया, उसमें देखिए देख रहे हैं इस तरह से पानी निकलता है, ठीक है ना, इस तरह से फव्वारे के द्वारा खेत में, आपके खेत में पानी क्या होता है, फैलता है, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर, यानी कि छींटना, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर, मतलब आप लोग नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, छींटना, ठीक है ना। इसका लाभ क्या है, रेतीली भूमि में उपयोगी पानी की बचत। अब इसका लाभ है, क्या है लाभ सर जी, रेतीली भूमि में उपयोगी है ये विधि, और पानी की बचत होती है। मान लीजिए हम अगर हम लोग जिस तरह से पानी का खेत में डालते हैं, उसमें पानी ज्यादा खपत होता है, ठीक है ना, यानी कि बर्बाद भी होता है, ठीक है ना, लेकिन इस विधि के द्वारा पानी देने पे पानी का जो है बचत होता है, ठीक है ना। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आपका ड्रिप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली क्या होता है, इसमें भी वही है, ये बूंद बूंद करके पानी देगा, ठीक है ना, इस तरह पाइप के माध्यम से पानी, देखिए आइए समझ लेते हैं, ठीक है ना, पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक पौधा है, ठीक है, चलिए एक मिनट, आ जाइए, काट, अब मान लीजिए ये एक पौधा है आपका, चलिए, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसमें एक पाइप का माध्यम से दिया जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए छिड़ा कर दिया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, तो यहीं से पानी आएगा इसमें, ठीक है ना, पाइप में यहाँ से पानी आएगा, पूरा इस पाइप में पानी रहेगा, ठीक है ना, और क्या होगा, यहाँ से पानी इस पौधे के जड़ में जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से पानी पौधे के जड़ तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया आपका ड्रिप तंत्र कहलाता है, ठीक है ना, इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधे के डायरेक्ट जड़ में पानी दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लियर ना, आपके बुक में भी फिगर दिया गया, पौधे के जड़ से एक पाइप को गुजारते हैं, और यहाँ पे छोटा सा छेद करते हैं ताकि उसमें पानी डायरेक्ट जाए, इसमें भी पानी का बचत होता है। लाभ क्या है, पानी की सबसे अधिक बचत, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा विधि है, इसमें पानी जितना जरूरत है उतना ही पानी दिया जाता है, तो पानी का बचत होता है, ठीक है ना। फल एवं सब्जी में उपयोगी, तो फल सब्जी के पौधे के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर ना। आ जाइए आगे, अब है आपका खरपतवार, ठीक है ना। खरपतवार क्या होता है, ये अवांछनीय पौधे होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है सर जी, खरपतवार ये अवांछनीय पौधा था जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं खेत से। चलिए देखते हैं क्या है, देखिए, फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, ठीक है ना। आइए, खरपतवार क्या है, उदाहरण देखिए, घास हो गया, मोथ हो गया, तो ये सब आपका खरपतवार का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हानि क्या है, पोषक तत्व, चलिए, पोषक तत्वों की हानि है, फसल की वृद्धि रुक सकती है। मान लीजिए ये यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है, यहाँ खेत है, अब मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका फसल हो गया, ठीक है, मान लीजिए गेहूं का ही पौधा है, ठीक है ना। चलिए, बीच बीच में ये क्या, ये खरपतवार है। अब हम समझने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसके जो इसका जो खेत का उर्वरक कैपेसिटी है, इसमें जो इस तरह के इसमें मिनरल्स मिनरल्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी जो है, वो मान लीजिए, हम मानने के लिए, बस डाटा समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मानते हैं 100 है, ठीक है ना। अब देखिए फसल कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब 100 को हम लोग क्या करेंगे, 8 भागों में बांट देंगे, लेकिन जैसे खरपतवार आ जाएगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 फसल का पौधा हो गया, 7 खरपतवार का पौधा हो गया,
टोटल हो गया सर कितना, तो 15 पौधा हुआ। अब ये 100 को हम लोग 15 भागों में बांटेंगे। अब पहले ये 100 बट रहा था 8 भागों में, तो जैसे ही खरपतवार आएगा तो पौधा को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो जमीन से वो कम जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रत्येक को जितना मिलेगा वो कम जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक को जितना मिलेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए खरपतवार है, अब हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार को हटा देंगे। जैसे ही खरपतवार हट जाएगा तो टोटल 8 पौधा बचेगा, जितना ही मट्टी का कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो सब किसको मिलेगा, ये 8 पौधों को मिलेगा। पौधा तेजी से वृद्धि करेंगे, लेकिन खरपतवार के कारण पौधे की वृद्धि जो है वो रुक सकती है, ठीक है ना। आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, खरपतवार का नियंत्रण। देखिए खरपतवार हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हमको इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ठीक है ना। खरपतवार को जमीन से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कमाई आप लोग कहते हो, आप लोग सुनते हो गाँव में आप लोग सुनते होंगे कि कमाई करना खेत को, ठीक है ना, उससे जो भी खरपतवार है उसको हटाने की प्रक्रिया। तो तरीका क्या है, हाथ से निकालना, ठीक है ना, हाथ से भी कहीं चुन चुन के निकाल देते हैं। उसके खुरपी का प्रयोग करके हम लोग निराई करते हैं खेत का। फिर खरपतवार नाशी 2,4-D होगा, हाँ 2,4-D दिया गया है, ठीक है, एक रासायनिक खरपतवार नाशी है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं। अब कटाई है, ठीक है ना, पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। जो जब फसल है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें जो हमारे उपयोग के लिए जो जैसे कि अनाज है, मान लीजिए गेहूं का फसल है, तो जब गेहूं पूरी तरह से पक जाएगा, हमारे उपयोग के लायक बन जाएगा, तो वो फसल तैयार हो गया, तो हम उसको काटेंगे, जमीन से काटेंगे, तो उसको हम लोग कटाई करते हैं। तो उपकरण क्या होता है, हंसिया होता है, हार्वेस्टर होता है। तो ये उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग, हंसिया आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, गाँव में सारे बच्चे को पता नहीं होगा। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फसल को खेत से काटते हैं, ठीक है। चल बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से चल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आपको बैच में लेक्चर वाइज अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, ठीक है ना। जो बच्चे बैच के उनको पता होगा, उनको काफी मजा भी आ रहा होगा, ठीक है ना। आसान से एक वन शॉट में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है बच्चा जी, तो अब देखिए ओसाई है, ठीक है ना, थ्रेसिंग। तो पहले थ्रेसिंग है, दौनी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। दौनी, कटे हुए पौधों से अनाज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर, दौनी कहते हैं, दौनी कहते हैं। और यह थ्रेसिंग, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। हवा की सहायता से भूसे और अनाज अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए हम जो क्या करेंगे, जो हम फसल को काट लिए हैं उसका, उससे जो अनाज को अलग करेंगे, ठीक है ना। कटे हुए पौधे से अनाज अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, दौनी कहते हैं, ठीक है ना। कटे हुए, चलिए ठीक है ना। चलिए तो जो हम अनाज को काट लिए उससे कटे हुए पौधों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहते हैं। अब जो अनाज आ गया उसमें कुछ भूसा भी होगा, भूसा को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर ना। आगे आगे आ गया भंडारण। अब देखिए थ्रेसिंग के बाद भूसा अलग हो गया, अनाज अलग हो गया, तो ये जो अनाज आएगा इसको हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है ना, कहीं पे स्टोर करेंगे, यानी कि इसको भंडारण करेंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। आवश्यकता क्या है, अनाज को कीड़ा, नमी एवं चूहे से बचाना। तो यहाँ पे भंडारण का स्थान गोदाम होता है, शायद होता है, ठीक है ना, ग्रेनरी होता है। तो गोदाम में हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अनाज जैसे खेत से आएगा उसको हम लोग धूप लगाते हैं, उसको जाके हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। धूप क्यों लगाते हैं, ताकि उसमें नमी का मात्रा यानी कि पानी का मात्रा कम जाए। जितना पानी का मात्रा कम होगा उतना उसकी लंबी आयु होगी, ठीक है ना। जितना नमी कम होगी फसल का लंबी आयु होगी, उतनी अधिक समय तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आता है आपको, आपका चैप्टर पशुपालन, हाँ एक टॉपिक बच रहा है, उसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। पशुपालन है, ठीक है ना, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए पशुओं को पालना और देखभाल पशुपालन कहलाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन। तो आपका चैप्टर जो है लगभग यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपका चैप्टर फाइनली खत्म होता है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग को पूरा चीज रिवाइज हो गया ना सारे बच्चे को।
चलिए सारे बच्चों को धन्यवाद। आप लोग पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखे, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे, बच्चा ये फर्स्ट टाइम देखने का क्लास नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किए बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना। आप लोग को बैच में इससे भी डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से आए। जो बच्चे बैच के हमसे दूर के पढ़ रहे हैं, उनको तो पूरा नोट पहले से बना हुआ था, उनको सिर्फ समझना था। जो बच्चे अभी नए हैं, वो चाह रहे हैं कि सर हमसे हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो बस आप 62 069 57 611 आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर बैच आपको बेहतरीन शिक्षा मिलती है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी में आपको पढ़ाया जाता है। या फिर आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।